जय हिंद सभी को। चलिए आज हम लोग अपने क्लास को बायो की आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा, हमने कहा था सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी नोटिफिकेशन है वो धीरे धीरे करके इशू किए जाने लगे हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू रखिएगा। आज हम लोग नया टॉपिक लेंगे क्योंकि कल हमने बताया था जेनेटिक्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया। आज से नया टॉपिक आपका स्टार्ट होगा। देखिए आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसको आप जंतु जगत वर्गीकरण के नाम से भी जानते हैं। यानी आज हम लोगों को पढ़ना है जंतु जगत का वर्गीकरण। जंतु जगत के वर्गीकरण के टॉपिक से आपको बता दें, आपकी कोई भी परीक्षा हो, हर परीक्षा में ये एक स्टैंडर्ड टॉपिक माना जाता है क्योंकि इससे एक या दो क्वेश्चन लगभग हर पेपर में पूछा जाता है। टॉपिक बहुत आसान है, अगर आपने इसको समझ लिया तो एक या दो नंबर आपके हर एग्जाम के लिए परफेक्ट हो जाते हैं। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा वो जंतु जगत वर्गीकरण रहेगा। हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताएंगे, यानी एक एक चीज आपको समझा करके बताएंगे तो आप लोग इसको बहुत बेहतर तरीके से समझते हुए चलिएगा। और कहीं पर भी अगर आपको दिक्कत आए तो कमेंट भी कर दीजिएगा और नोट्स बनाते हुए चलिएगा। जितनी भी क्लासें हो चुकी हैं या जो भी क्लास आगे कंटिन्यू हो रही हैं सबके नोट्स एक प्रॉपर बना के रखिएगा, तो रिवाइज करने में आपको आसान रहेगा। दूसरा, अभी जब प्रैक्टिस शुरू होगी तब भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास अपने जंतु जगत का वर्गीकरण से। देखिए जंतु जगत के वर्गीकरण में के अंतर्गत हम लोग जो पहली बात पढ़ेंगे उसमें सजीवों का वर्गीकरण पढ़ा जाता है। सजीव का तात्पर्य होता है कि लिविंग्स, यानी जिसमें भी जीवन पाया जाता हो, यानी जो सजीव हो। तो इसमें जो हम लोगों का मुख्य टॉपिक होता है या इसका जो मुख्य टॉपिक होता है उसे कहा जाता है सजीवों का वर्गीकरण। सजीवों का वर्गीकरण, या इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग्स। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग्स के बारे में आज पढ़ा जाएगा। बहुत आराम से, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे। अब बात आती है कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग्स या सजीव जगत का वर्गीकरण के संबंध में हम लोग किस तरीके से, यानी सजीवों के संबंध में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या क्वेश्चन इसमें बनते हैं, तो ये सारी चीजें देखी जाएंगी। देखिए सजीव जगत के वर्गीकरण के संबंध में एक शब्द लिया जाता है और पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि सजीवों के वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है। यह क्वेश्चन काफी बार पूछा गया कि सजीवों के वर्गीकरण का अध्ययन या सजीवों के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है। तो पहला पॉइंट यहीं से शुरू होता है, इसके अध्ययन को टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। टैक्सोनॉमी को हिंदी में वर्गीकी कहा जाता है। वर्गीकी के नाम से इसे जाना जाता है। तो यहाँ से हम लोग ये देखेंगे कि इसे किस नाम से जानते हैं, तो इसे वर्गीकी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अगला हम लोग टॉपिक, यानी इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए, तो पहला पॉइंट नोट कर लीजिएगा। आप लोग पूरा पॉइंट नोट करिएगा। हमने यहाँ शॉर्ट में लिखा है कि सजीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किस नाम से जाना जाता है, तो इसे टैक्सोनॉमी के नाम से या वर्गीकी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ से समझ लेते हैं कि टैक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन, या इसके संबंध में एक वर्ड टैक्सोनॉमी की जगह और यूज होता है जिसे कहा जाता है सिस्टेमेटिक्स। सिस्टेमेटिक्स का अर्थ कहाँ से लिया जाता है, तो क्लासिफिकेशन का अर्थ टैक्सोनॉमी, इसे क्या कहा जाएगा, तो इसे सिस्टेमेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये जो वर्ड निकला, ये वर्ड निकला है सिस्टेमा वर्ड से। सिस्टेमा वर्ड का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है प्रणाली या कोई पद्धति।
अब बात आती है कि इस प्रणाली या पद्धति या टैक्सोनॉमी या इसमें क्या विभाजन किया गया। देखिए यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन वर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब होता है कि जब कोई एक बहुत बड़ा विस्तार हम लोग एक सीमित रूप से पढ़ते हैं, यानी जब अलग अलग, जैसे मान लीजिए कि किसी कुछ लोगों की वैकेंसी निकली जिसमें कहा गया कि हाई स्कूल पास वाले यानी 10वीं पास वाले कितने हैं, 12वीं पास वाले कितने हैं, और ग्रेजुएशन वाले कितने हैं, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन ले रखी है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको अलग अलग डिवाइड करते हैं जिससे हम लोगों को चीजें समझने में आसान हो जाती है। उसी तरीके से ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग्स किया गया, तो इसका नाम क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमी या वर्गीकी या सिस्टमेटिक्स या सिस्टेमा इसलिए रखा गया तो क्योंकि इसके अंतर्गत जो अलग अलग क्लासेज हैं उनको डिवाइड करके पढ़ा जा रहा है, इसीलिए इसको क्लासिफिकेशन के नाम से लिखा जाता है। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बताएं इसमें। अब यहाँ से अगली बात आती है कि सजीवों का वर्गीकरण सबसे पहली बार किसने किया था। तो आपको याद रखना है, जो सजीवों का वर्गीकरण हुआ ये सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, तो अरस्तु ने इसका सबसे पहली बार वर्गीकरण किया था। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया कि सजीवों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग्स पहली बार किसने किया, तो ये किया था अरस्तु ने। तो पहला पॉइंट डाल के अलग से लिख लीजिएगा कि सजीवों का वर्गीकरण पहली बार सजीवों का वर्गीकरण पहली बार अरस्तु के द्वारा किया गया। इसी कारण अरस्तु ने सबसे पहली बार किया, इसी कारण अरस्तु को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से अरस्तु को जाना जाता है। अब बात आती है कि इन्होंने जब सजीवों का वर्गीकरण किया, तो इन्होंने सजीवों का वर्गीकरण करते समय कितने भागों में डिवाइड किया, उसका आधार क्या था। तो देखिए, इन्होंने सबसे पहली बार जब इसका वर्गीकरण किया तो इसका आधार इन्होंने लिया था कोशिका को, यानी डिवाइडेशन का आधार मुख्य रूप से कोशिका या सेल था। कोशिका या सेल के आकार के संबंध में यानी कोशिका को आधार बना करके इन्होंने सबसे पहली बार इसे दो भागों में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से बात ये आती है कि कोशिका को जब आधार माना और उसके आधार पर डिवाइड किया, तो उसके आधार में मुख्य रूप से किन बातों को ध्यान में रखा। तो इन्होंने कोशिका को आधार बनाते समय मुख्य रूप से ध्यान रखा कि कोशिका का आकार सजीवों में किस किस तरह का है, पहले तो उस हिसाब से डिवाइड किया। इसके बाद सजीवों में जो कोशिका पाई जा रही है उसके विकसित होने, यानी वो एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है, उस आधार पर डिवाइड किया। इसके बाद इन्होंने देखा कि सजीवों में की जो कोशिका है उनमें सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति पाई जा रही कि नहीं पाई जा रही। तो इन चीजों को ध्यान में रख करके इन्होंने इसे दो भागों में डिवाइड किया था। तो अरस्तु का जो टैक्सोनॉमी था वो इन्होंने कितने भागों में बांटा, तो इन्होंने दो भागों में बांटा था, जिसमें एक भाग तो था प्लांट और दूसरा भाग था एनिमेलिया या एनिमल, यानी एक भाग था पादप और दूसरा भाग इन्होंने डिवाइड करके रखा जंतु। ये दो भागों में इन्होंने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग टैक्सोनॉमी या वर्गीकी के टॉपिक को आगे लेते हैं। देखिए, यहाँ से इन्होंने प्लांट और किंगडम यानी प्लांट और एनिमल दो रूपों में विभाजित करने के बाद इसके बाद एक अन्य व्यक्ति आए अरस्तु के बाद, जिनका नाम था कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने क्या किया,
इन्होंने इस प्रक्रिया को नियमबद्ध कर दिया, तो इसे नियमित या नियमबद्ध तरीके से किसने आगे बढ़ा दिया? तो कैरोलस लीनियस ने इसे नियमबद्ध तरीके से आगे बढ़ा दिया। और इन्होंने भी जो अपना विभाजन किया, तो टैक्सोनॉमी कितने आधार पर विभाजित करी थी? तो दो आधार पर विभाजित करी। एक तो इनका भी आधार था प्लांट, और दूसरा इनका भी आधार था एनिमल्स। तो यहां से एक क्वेश्चन बनने लगा, क्योंकि इन्होंने इसे नियमबद्ध या नियमित रूप से आगे बढ़ा दिया था, इसलिए क्वेश्चन बनने लगा कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन बनने लगा, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस को कहा जाता है, जबकि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी अरस्तु को कहा जाता है। तो यहाँ से आप लोग इतनी बातें नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का टॉपिक चल रहा था सजीवों का वर्गीकरण। सजीवों के वर्गीकरण में हम लोगों का जंतु जगत वर्गीकरण के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब इसका अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए, जंतु जगत वर्गीकरण के अंतर्गत जो पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, जहां से एक क्वेश्चन बनता है, और वो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वर्गीकरण की इकाइयां कितनी हैं। तो अगला पॉइंट हेडिंग डाल दीजिएगा, वर्गीकरण की इकाइयां। हिंदी में और इंग्लिश में अगर इसे बोलेंगे तो इसे बोला जाता है यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी क्लासिफिकेशन को कितनी यूनिट में बांटा गया है। ग्रुप डी में यहाँ से कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट्स को लेकर के। तो सर चलिए हम लोग आगे देखते हैं, वर्गीकरण की इकाइयां कितनी होती हैं, यानी यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन कितनी है। तो यहाँ से याद रखिएगा, वर्गीकरण की जो कुल इकाइयां होती हैं, तो इनकी संख्या, कुल संख्या इनकी 7 होती है। वर्गीकरण की कुल इकाइयां कितनी होती हैं? तो 7 होती हैं। तो सबसे पहली जो आएगी, जिसे हम लोग कहते हैं यूनिट 1। यूनिट 1 के अंतर्गत रखा जाता है स्पेसीज को। तो पहली यूनिट हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा, स्पेसीज यूनिट 1, या हिंदी में इसी को जाति कहा जाता है, स्पेसीज या जाति। एक क्वेश्चन पूछा जाता है वर्गीकरण के अंतर्गत सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो सबसे छोटी यूनिट या सबसे छोटी इकाई यही पहली होती है, यह सबसे छोटी इकाई। तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई स्पेसीज, और ये कौन सी? तो पहली यूनिट। इसके बाद नेक्स्ट आता है यूनिट 2। देखिए यूनिट 2 के अंतर्गत जेनस को रखा जाता है, जेनस। जेनस का हिंदी में अर्थ होता है वंश। तो अगली यूनिट जेनस या वंश। इसके बाद आती है यूनिट 3। यूनिट 3 के अंतर्गत तीसरी आती है आपकी फैमिली, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में कुल कहा जाता है। इसके बाद अगली आती है यूनिट 4।
यूनिट 4 को किस नाम से जाना जाता है? तो यूनिट 4 को बोलते हैं ऑर्डर, हिंदी में बोलेंगे तो इसे गढ़ कहा जाता है, ऑर्डर या गढ़। इसके बाद आती है यूनिट 5 जिसे कहा जाता है यूनिट 5 जिसे कहा जाता है क्लास। क्लास का हिंदी में अर्थ कहाँ से लिया जाता है? तो क्लास को हिंदी में कहा जाता है वर्ग। इसके बाद आती है यूनिट 6। यूनिट 6 को क्या कहा जाता है? तो यूनिट 6 को इंग्लिश में बोलते हैं फाइलम, या इसी को डिवीजन भी बोल देते हैं, फाइलम या डिवीजन। हिंदी में इसे संघ कहा जाता है, फाइलम या डिवीजन, हिंदी में इसे संघ कहा जाता है। और इसके बाद लास्ट यानी यूनिट 7, यूनिट 7 होती है जिसे किंगडम कहा जाता है, या हिंदी में इसे जगत कहा जाता है। तो ये आपकी टोटल हो जाती हैं कितनी यूनिट? 7। इसमें सबसे पहली यूनिट कौन सी हो गई? स्पेसीज यानी जाति। दूसरी यूनिट कौन सी हो गई? जेनस या वंश। इसके बाद तीसरी यूनिट फैमिली या कुल। इसके बाद चौथी यूनिट ऑर्डर या गण। इसके बाद पांचवी यूनिट क्लास या वर्ग। इसके बाद छठी यूनिट फाइलम या डिवीजन, हिंदी में इसे संघ। इसके बाद यूनिट 7 इसे कहा जाता है किंगडम या जगत। तो यहाँ से इतनी बात आपको नोट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है? तो सबसे छोटी इकाई का क्वेश्चन पूछा जाता है तो स्पेसीज यानी जाति होती है। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी इकाई, तो ये किंगडम ही सबसे बड़ी इकाई होती है। तो यहीं पर आगे लिख लीजिएगा, यह सबसे बड़ी इकाई। तो क्वेश्चन यहाँ से ग्रुप डी में पूछा गया है कि क्लासिफिकेशन की यूनिट्स यानी यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन में या वर्गीकरण की इकाइयों में सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो किंगडम, जो कि 7वीं इकाई है। और सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो सबसे पहली इकाई सबसे छोटी इकाई होती है और इसे स्पेसीज कहा जाता है। ये आपको दिमाग में होना चाहिए कि टोटल कितनी होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, क्योंकि इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी एक इकाई नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में होना चाहिए। इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें सबसे सरल यानी जिसे प्रदर्शित करना या जिसे पहचानना सबसे सरल हो वो कौन सी यूनिट है? तो पहचानने के मामले में आप लोग सबसे जल्दी क्या पहचानेंगे? जैसे कोई भी मानव है तो आप उसे जल्दी से पहचान जाएंगे कि वो मानव है। अगर कोई जंतु है तो उसे आप पहचान जाएंगे कि ये जंतु है। अगर कोई पक्षी है तो आप तुरंत बता देंगे ये पक्षी है। अगर कोई तितली है तो आप बता देंगे ये तितली है। तो ये आप क्या बता पा रहे हो? ये उसका जगत बता रहे हो, आप तुरंत तेजी से आसानी से पहचान ले रहे हो। यानी कि अगर पहचानने की बात आए तो सबसे ज्यादा सरलता पहचानने में किसे होती है? तो पहचानने में यानी जिसे आप आइडेंटिफाई कर पाए तो सबसे सरल होती है आपकी यूनिट 7, जो कि सबसे बड़ी इकाई है। इसे पहचानना बहुत ही आसान। अगर बात करें तो यहाँ से जैसे ही आप यूनिट की ओर बढ़ते जाओगे, यूनिट्स को पहचानने में उतनी ही जटिलता होती जाएगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिट्स को पहचानना या इकाइयों की पहचान करने में सर्वाधिक सरलता किस इकाई के अंतर्गत होती है? तो सबसे ज्यादा सरल होता है 7वीं यूनिट यानी 7वीं इकाई को पहचानना। और अगर आपसे कहा जाए कि जटिल, तो सबसे ज्यादा जटिल होती है पहली। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि जटिलता बढ़ती जाएगी, तो 7वीं से अगर आप पहली की तरफ जाएंगे तो जटिलता बढ़ेगी। अगर आप पहले से 7वीं की तरफ आएंगे तो यूनिट पहचानने में जटिलता आपको घटती जाएगी। यानी इधर से इधर की ओर सरलता बढ़ती है, इधर से इधर की ओर जटिलता बढ़ती जाएगी। तो इससे आपको पहचानने में दिक्कत होती जाएगी। इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा गया कि इन सभी 7 यूनिट्स को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इन सभी 7 यूनिट्स को सम्मिलित रूप से एक नाम दिया जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से नोट कर लीजिएगा, सभी
को सम्मिलित रूप से, यानी सभी यूनिट को सम्मिलित रूप से एक नाम दिया जाता है जिसे कहा जाता है टैक्सॉन। सभी को सम्मिलित रूप से, इन सभी यूनिट्स को सम्मिलित रूप से टैक्सॉन के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सभी इकाइयां सम्मिलित रूप से किस एक नाम से जानी जाती हैं। तो सभी यूनिट्स सम्मिलित रूप से टैक्सॉन के नाम से जानी जाती हैं। टैक्सॉन 1, टैक्सॉन 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये सब सम्मिलित रूप से टैक्सॉन के नाम से जानी जाती हैं। यहाँ तक किसी को हमारी समझ में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, तो इसको नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग बात कर रहे थे वर्गीकरण की। तो वर्गीकरण या टैक्सोनॉमी के अंतर्गत सबसे पहला नाम आया था, वो किसका था? तो सबसे पहला नाम हम लोगों ने पढ़ा था कि अरस्तु ने सबसे पहला वर्गीकरण किया था। और अरस्तु ने इसे कितने भागों में डिवाइड किया था? तो 2 भागों में डिवाइड किया था, जिसमें एक था आपका पादप और दूसरा था जंतु। तो इसको क्या कहा जाएगा? तो इसी को कहा जाता है द्विजगत वर्गीकरण। जो 2 भागों में बांटा गया, इसी को द्विजगत वर्गीकरण के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाने लगा कि द्विजगत वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो पहली बार इसे अरस्तु ने डिफाइन किया था, लेकिन इसको नियमबद्ध या लेखनी के रूप में नियमबद्ध करने वाले जो व्यक्ति थे, उनका नाम था कैरोलस लीनियस, जिन्होंने इसे नियमबद्ध करके प्रतिपादित किया। और इन्होंने भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया और इन्होंने विभाजित कर दिया। एक भाग कहलाया आपका पादप और एक भाग कहलाया आपका जंतु यानी प्लांट, और दूसरा था एनिमल। तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है द्विजगत वर्गीकरण किसने किया था? तो द्विजगत वर्गीकरण सबसे पहली बार अरस्तु ने किया था, जबकि इसे लिखित रूप में नियमबद्ध तरीके से वर्गीकृत किया था कैरोलस लीनियस ने। कई बार ऐसा होता है अरस्तु का नाम नहीं होता है, तो वहां पर कैरोलस लीनियस का नाम दिया जाता है, इसलिए कैरोलस लीनियस ही सही माना जाता है। और कैरोलस लीनियस अगर ऑप्शन में दिया तो फिर आंसर कैरोलस लीनियस लगेगा, और अगर अरस्तु भी दिया है और कैरोलस लीनियस भी दिया है तो फिर आपको आंसर अरस्तु करना होगा। इन चीजों का ध्यान रखिएगा। दोनों ने ही 2 ही भागों में विभाजित किया था, इसे द्विजगत वर्गीकरण कहा जाता है। अब यहाँ से एक बात आती है कि कैरोलस लीनियस ने इस द्विजगत वर्गीकरण को अपनी एक बुक में प्रतिपादित किया था। और ये बुक में इन्होंने प्रतिपादित कब किया था, यानी इन्होंने कब इसका पूरी तरीके से लेखनीबद्ध किया? तो ये समय था 1758 का। और इनकी बुक ये कई बार पूछी गई है पेपर में, तो इनकी बुक का भी नाम याद रखिएगा। इनकी बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरिया। सिस्टेमा नेचुरिया के नाम से इस बुक को जाना जाता है। ये इनकी बुक है, जिसमें सिस्टेमा नेचर भी आप बोल सकते हैं। सिस्टेमा नेचर किसकी बुक है? कैरोलस लीनियस की। 1758 में इन्होंने प्रतिपादित की, जिसमें इन्होंने द्विजगत वर्गीकरण का
पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। सिस्टेमा नेचर या सिस्टेमा नेचरिया किसकी बुक है? तो ये कैरोलस लिनियस की बुक है। हमने आपको बताया था इन लोगों ने विभाजित करते समय इसका आधार क्या माना था, तो इसका आधार इन लोगों ने कोशिका को माना था। कोशिका के आधार पर ही इन्होंने विभाजित किया। तो ये आप लोग याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद ये तो हो गया आपका द्विजगत वर्गीकरण। अब अगला आता है आपका त्रिजगत वर्गीकरण। इसमें आपको अंदर याद रखने की जरूरत नहीं है। अंदर याद रखने की जरूरत ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इनको डीप से नहीं पूछा जाता, लेकिन ये जरूर पूछा जाता है त्रिजगत वर्गीकरण की तीसरी इकाई क्या थी, त्रिजगत वर्गीकरण किसने किया था। या आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है थ्री किंगडम सिस्टम किसके द्वारा दिया गया था। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इसको याद रखिएगा, तो नोट कर लीजिएगा। त्रिजगत वर्गीकरण या थ्री सिस्टम किंगडम, ये किसके द्वारा दिया गया। तो बात आपको नोट कर लीजिएगा, आपको याद रखना है कि त्रिजगत वर्गीकरण या त्रिजगत वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया। तो ये वर्गीकरण दिया गया था E.H. हैकेल के द्वारा। E.H. हैकेल ने इसका प्रतिपादन किया था। E.H. हैकेल के द्वारा इसे दिया गया था। अब अगली बात आती है इसे कब दिया गया, तो इसे 1886 में इन्होंने प्रतिपादित किया था। अब इनके त्रिजगत वर्गीकरण के अंतर्गत कौन कौन सी तीन चीजें थी, तो सबसे पहली इन्होंने भी रखा क्या, पादप यानी कि प्लांट। दूसरा इन्होंने क्या रखा, जंतु यानी एनिमल। इसके बाद तीसरा इनका नया जगत था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, त्रिजगत वर्गीकरण का तीसरा रूप कौन सा था। तो तीसरा जो था इसे कहा जाता है प्रोटेस्टा। प्रोटेस्टा के नाम से इसे जाना गया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। त्रिजगत वर्गीकरण का प्रतिपादन किसने किया था। त्रिजगत वर्गीकरण का प्रतिपादन E.H. हैकेल ने किया था 1886 में। त्रिजगत वर्गीकरण में कौन सा तीसरा वर्ग ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो पादप था, जंतु था और प्रोटेस्टा था तीसरा जगत। अब बात आती है इन्होंने प्रोटेस्टा, पादप आपको मालूम है पेड़ों से संबंधित, जंतु आपको मालूम है जंतुओं से संबंधित। तो यहाँ पर अगली बात आती है प्रोटेस्टा के अंतर्गत इन्होंने क्या क्या रखा था। तो प्रोटेस्टा के अंतर्गत याद रखिएगा इन्होंने रखा शैवाल, कवक, शैवाल यानी कि एल्गी, कवक यानी कि फंजाई। ये चीजें इन्होंने किसके अंतर्गत रखी, तो ये रखी इन्होंने प्रोटेस्टा के अंतर्गत। और एक तीसरा रखा जिसे कहा गया प्रोटोजोआ। तो ये तीन इन्होंने अलग कर दिए और इन्हें किस वर्ग के अंतर्गत रखा, इन्होंने प्रोटेस्टा के अंतर्गत रखा। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, E.H. हैकेल के द्वारा त्रिजगत वर्गीकरण या थ्री सिस्टम किंगडम या थ्री किंगडम सिस्टम के अंतर्गत आपका मुख्य रूप से प्रोटेस्टा में कौन सा एक वर्ग शामिल नहीं था। तो कौन सा एक वर्ग शामिल नहीं था, तो इसमें आपका कौन सा शामिल नहीं था, जो इन तीन के अलावा चौथा होगा वही शामिल नहीं था। क्योंकि प्रोटेस्टा में शामिल कौन कौन सा था, शैवाल था, कवक था, प्रोटोजोआ था। उम्मीद है आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो पहला अरस्तु ने द्विजगत, कैरोलस लिनियस द्विजगत, इसके बाद E.H. हैकेल त्रिजगत, और इन्होंने 1886 में ये दिया था। इसमें अगली बात, शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ किस वर्ग में थे, तो ये प्रोटेस्टा के अंतर्गत रखे गए। नोट कर लीजिएगा।
अब हम लोग अगले आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको इससे ज्यादा नहीं याद रखना है, लेकिन इतने से कम में भी काम नहीं चलेगा। अब हम लोग आते हैं फोर किंगडम सिस्टम में। 3 तक आ गए, अगला नोट कर लीजिएगा। फोर किंगडम सिस्टम, फोर किंगडम सिस्टम या 4 जगत वर्गीकरण। 4 जगत वर्गीकरण, 4 जगत वर्गीकरण का प्रतिपादन किसने किया? इसका प्रतिपादन कोपलैंड ने किया था। कोपलैंड, इसका प्रतिपादन कोपलैंड द्वारा किया गया। तो ये भी नोट कर लीजिएगा, इसकी संकल्पना किसने दी? कोपलैंड ने। कब दी? 1956 में। अब बात आती है कि जो 4 जगत वर्गीकरण था, इसमें भी आपको सिंपल याद रखना है। आपको मुख्य रूप से जो आपको पढ़ना है वो है 5 जगत वर्गीकरण, जो कि इसके बाद हम बताएंगे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें तो आपको सिर्फ ये याद रखना पड़ेगा कि किसने दिया और कौन कौन से विभाग थे जिन्होंने इन्होंने विभाजित किया। तो कोपलैंड ने जो 4 जगत वर्गीकरण दिया, इसमें इन्होंने मुख्य रूप से किसे रखा? तो इन्होंने अपने वर्गीकरण के नाम ही बिल्कुल अलग कर दिए। कोपलैंड ने जो पहला विभाजन किया वो था इनका मोनेरा। पहला विभाजन इन्होंने जो किया वो था इनका मोनेरा। दूसरा विभाजन जो इन्होंने किया उसे नाम दिया इन्होंने प्रोटेस्टा। प्रोटेस्टा। इसके बाद तीसरा विभाजन जो इन्होंने किया, इसको नाम क्या दिया? तीसरे को इन्होंने नाम दिया था मेटाफाइटा। मेटाफाइटा। इसके बाद चौथा इन्होंने जो विभाजित किया, वो चौथे का नाम इन्होंने रखा मेटाजोआ। मेटाजोआ। इसमें आपको इतनी चीजें याद रखनी है कि कोपलैंड द्वारा जो 4 जगत वर्गीकरण था उसमें इन्होंने क्या क्या रखा था। तो सबसे पहला इन्होंने रखा मोनेरा, प्रोटेस्टा, मेटाजोआ, मेटाफाइटा, और चौथा जो था वो था मेटाजोआ। यहाँ से इतनी बात याद रखिएगा। अब बात आती है इन्होंने मोनेरा किसके लिए प्रयोग किया था? तो मोनेरा इन्होंने जीवाणुओं के लिए प्रयोग किया था। इन्होंने जीवाणुओं की श्रेणी को मोनेरा के अंतर्गत विभाजित किया था। तो मोनेरा के अंतर्गत मुख्य रूप से जीवाणु रखे गए थे। इसके बाद प्रोटेस्टा में क्या रखा गया था? तो प्रोटेस्टा में याद रखिएगा, प्रोटेस्टा में वही थे कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ। कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ। इसके बाद तीसरा आता है आपका, जिसे नाम दिया गया था मेटाफाइटा। इसके अंतर्गत क्या रखा गया था? इसके अंतर्गत पादप रखे गए थे, जबकि मेटाजोआ के अंतर्गत इसमें जंतु रखे गए थे। तो यहाँ से इतनी चीजें आपको इससे संबंध में याद रखनी है। जैसे कि सबसे पहला फोर किंगडम सिस्टम किसका था? 4 जगत वर्गीकरण दिया था किसने? तो कोपलैंड ने दिया था। कौन कौन से? तो नए नए नाम थे, मोनेरा, प्रोटेस्टा, मेटाफाइटा और इसके बाद प्रोटोजोआ, मेटाजोआ। इसके बाद इन्होंने कौन कौन से नाम किसके लिए प्रयोग किए थे? तो जीवाणु के संबंध में जिसमें वर्गीकरण किया उसमें इन्होंने मोनेरा रखा। प्रोटेस्टा के संबंध में कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ को रखा। मेटाफाइटा पादप के संबंध में रखा और मेटाजोआ यानी इसमें सभी जंतुओं को विभाजित कर रखा था। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है, इसमें आपको इतना इतना समझना पड़ेगा, लेकिन जो 5वां भाग आएगा उसमें आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझना पड़ेगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जिसमें अगला विभाजन आ जाता है 5 किंगडम सिस्टम। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं जिसको हिंदी में
5 जगत वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है। 5 जगत वर्गीकरण, पहला क्वेश्चन तो इससे यही बन जाता है कि 5 जगत वर्गीकरण का प्रतिपादन किसने किया था। तो 5 जगत वर्गीकरण का प्रतिपादन आपका किया था R.H. विटेकर ने। R.H. विटेकर ने इसका प्रतिपादन किया था। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से याद रखिएगा कि 5 जगत वर्गीकरण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, R.H. विटेकर के द्वारा। 5 जगत जो वर्गीकरण था R.H. विटेकर ने इसे कितने भागों में, तो 5 भागों में विभाजित किया। कब किया था अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो 1969 में इसका इन्होंने डिवाइडेशन किया था, 5 जगत वर्गीकरण दिया था। सबसे ज्यादा प्रमाणित वर्तमान में जो मान्य है, वर्तमान में जिनकी संकल्पना मान्य की जाती है, वो R.H. विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण को ही मान्य किया जाता है। बाकी सब के बारे में अभी उतने प्रमाण नहीं माने जाते, लेकिन इनका जो कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट आज पूरी तरीके से मान्य, इसलिए सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट इन्हीं का पूछा जाता है। बाकी के बारे में जितना हमने आपको ओवरव्यू में बताया, सिर्फ उतना ही आपसे पूछा जाएगा, उससे आगे नहीं पूछा जाएगा। तो 5 यानी 5 जगत वर्गीकरण के अंतर्गत अब सबसे पहली चीज, इसके बांटने के लिए इन्होंने आधार क्या माना, तो वही आधार था क्या, कोशिका। कोशिका को आधार बना करके इन्होंने 5 भागों में जीवों को, यानी सजीव जो थे उन्हें 5 भागों में विभाजित कर दिया। कोशिका को आधार मानने के संबंध में इन्होंने जिन जीवों में कोशिका के आकार के संबंध में था, तो आकार के आधार पर उन्हें अलग किया। दूसरा, इन्होंने उनके क्रम के आधार पर, यानी जैसे आप बोल सकते हैं कोशिका भित्ति के आधार पर भी विभाजित किया, कि कोशिका भित्ति जिनमें पाई जाएगी उनको पादप कह दिया गया, और जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी यानी सेल वॉल नहीं पाई जाएगी, उन्हें क्या कह दिया जाएगा, जंतु कह दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें हमने आपको जब कोशिका वाला टॉपिक पढ़ाया था तब बताया भी था कि जितनी भी पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इसके बाद कोशिका के आकार के आधार पर भी इन्होंने डिवाइड किया। और तीसरा जो इन्होंने रखा कि कोशिका का पोषण कहाँ से होता है, यानी वो भोजन स्वयं बनाते हैं या भोजन बाहर से प्राप्त करते हैं, यानी भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर हैं या अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं। तो 5 जगत वर्गीकरण का आधार क्या था, तो कोशिका था। और कोशिका में भी इसका मुख्य रूप से आधार क्या रखा गया, तो कोशिका में भी इसका आकार रखा गया कि कोशिका का आकार क्या है। दूसरा, कोशिका भित्ति पाई जा रही कि नहीं, यानी हम बात करें तो कोशिका भित्ति के आगे हम लोग लिख सकते हैं कि कोशिका भित्ति किस प्रकार की पाई जा रही। इसके बाद कोशिका यानी कि जो जीव है वो अपना पोषण कैसे कर रहा है, यानी कोशिका अपना पोषण कैसे कर रही है। तो ये सारे आधार इसके लिए गए और इन्होंने इसे 5 भागों में विभाजित कर दिया। अब 5 भागों में कौन कौन से भागों में विभाजित किया गया, तो इसमें इन्होंने जो सबसे पहला विभाजन किया, वो सबसे पहला विभाजन था मोनेरा। दूसरा जो था इन्होंने लिया, इसे कहा गया प्रोटेस्टा। तीसरा जो इन्होंने लिया, इसे कहा गया कवक। चौथा जो इन्होंने लिया, इसे कहा गया पादप। और पांचवा जो इन्होंने लिया, उसे कहा गया जंतु। तो ये 5 भागों में, यानी इसी को 5 जगत वर्गीकरण कहा जाता है। इन्होंने 5 भागों में इसे विभाजित कर दिया था। तो नोट कर लीजिएगा, यहाँ तक आपको बहुत अच्छे तरीके से और हम बहुत आराम से समझा रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट भी है और ज़्यादातर ये टॉपिक्स समझ में नहीं आते हैं, यानी पढ़ने के बाद भी नहीं समझ में आते, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो हम लोगों को दिक्कत करता है, क्योंकि क्वेश्चन इन टॉपिक से पूछे ही जाते हैं। तो नोट कर लीजिएगा जल्दी से।
अब जैसा कि हमने आपको बताया था कोशिका के टॉपिक में कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें कोशिका जिस रूप में पहले थी उसी रूप में अंतिम तक रहती है, यानी जो कोशिका होती है वो विकसित नहीं होती। और इसी आधार पर कुछ जीव जो हैं वो एक कोशिकीय होते हैं और कुछ जीव जो हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। उसी आधार पर कोशिका विभाजन भी किया गया था, यानी कोशिकाएं दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। तो यहाँ पर इन्होंने कैसे इसे विभाजित किया, तो अब चलिए उसको समझते हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए, जिन जीवों में प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई गई और वे एक कोशिकीय जीव थे, एक कोशिकीय जीव थे, उन सभी को इन्होंने क्या किया, यानी प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों को इन्होंने मोनेरा ग्रुप में रखा। तो बात आती है कि एक कोशिकीय जीव जो भी, आप एक कोशिकीय का मतलब इंग्लिश में इसे क्या लिख सकते हैं, इसे यूनिसेलुलर। जो एक कोशिकीय जीव थे लेकिन उनकी वो किस प्रकार के थे, प्रोकैरियोटिक प्रकार के थे। इसका अर्थ क्या होता है, तो हमने आपको कोशिका का जब टॉपिक पढ़ाया था तब बताया था कि जिसमें केंद्रक विकसित ना हो, जिनका केंद्रक विकसित नहीं होता वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। यानी शुरुआत में भी उनमें एक कोशिका थी और आज भी एक ही कोशिका है, जिनका सेल यानी उनका जो न्यूक्लियॉन्स था, केंद्रक था, वो डेवलप नहीं हुआ, इसलिए इन्हें प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव के नाम से जाना जाता है। तो पहला तो आप ये नोट कर लीजिएगा। इसमें अगर आपसे पूछा जाए उदाहरण हम लिखना चाहें तो इसके उदाहरण में लिख सकते हैं आप जीवाणु, यानी इंग्लिश में बोलेंगे तो बैक्टीरिया। इसी में आप एग्जांपल लिख सकते हो नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल भी इन्हें कहा जाता है। नील हरित शैवालों का दूसरा नाम क्या है, नील हरित शैवाल को, एक क्वेश्चन हमने आपको नील हरित शैवाल से बताया था कि धरती पर ऑक्सीजन का सर्वप्रथम स्थिरीकरण करने वाले या सर्वप्रथम ऑक्सीजन का प्रयोग करने वाले कौन से जीव थे, तो वे जीव कौन थे, नील हरित शैवाल थे। इन्हें प्रकाश संश्लेषण के कारण ही इन्हें साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। याद रखिएगा, साइनोबैक्टीरिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो साइनोबैक्टीरिया नील हरित शैवाल को कहा जाता है। तो यहाँ से ये पॉइंट भी याद रखिएगा। अब बात आती है प्रोटेस्टा की, तो वे जीव जिनमें केंद्रक अल्प विकसित हो। अब इनमें भी केंद्रक क्या होगा, अल्प विकसित होगा, लेकिन इनकी कोशिका कैसी होगी, कोशिका इनकी यूकैरियोटिक होती है, कोशिका इनकी यूकैरियोटिक होती है। दूसरा, इनका मुख्य अंतर क्या होता है कि जो प्रोटेस्टा थे ये कैसे हैं, तो ये यूकैरियोटिक जीव हैं और इनमें जो केंद्रक के अंतर्गत जो इनका पाया जाता है, यानी कोशिका जो पाई जाती है, वो कोशिका एक कोशिकीय ही होते हैं ये भी। लेकिन इनका मुख्य अंतर क्या होता है, तो इनका मुख्य अंतर ये होता है कि ये यूकैरियोटिक हैं, यानी कोश केंद्रक थोड़ा सा तो डेवलप होता है, लेकिन जबकि इनमें केंद्रक किसी भी प्रकार से डेवलप नहीं होता। लेकिन दोनों में समानता क्या है कि दोनों ही एक कोशिकीय हैं। तो यहाँ पर याद रखना, इनका मोनेरा और प्रोटिस्टा का मुख्य अंतर क्या है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का, जबकि कोशिका दोनों ही एक कोशिकीय हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है, अगर इसका एग्जाम्पल हम लोग लेना चाहें तो इसका एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हैं, तो इसका एग्जाम्पल आता है अमीबा, पैरामीशियम, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्रोटोजोआ। ये सभी आपके जितने भी हैं ये सब प्रोटेस्टा वर्ग के अंतर्गत रखे जाते हैं, तो नोट कर लीजिएगा इसको भी। अब बात आती है तीसरा, ये जो होंगे
इन तीनों में कौन से जीव होंगे, यानी इनमें कोशिकाएं एक से ज्यादा होंगी कि नहीं होंगी। हमने आपको एक चीज और बताई थी कॉन्सेप्ट पकड़ने के लिए, कि जिन जीवों में कोशिकाएं एक से ज्यादा हों, यानी बहुकोशिकीय जीव हों, मुख्यतः यानी अपवाद तो हटा दिए जाएं अगर, तो मुख्य रूप से आप देखेंगे कि जिनमें भी विकास होता हो, वृद्धि होती हो, उन सभी में होगा क्या कि कोशिकाएं बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर के, यानी किसी में भी अगर शरीर के आकार पाया जाता हो तो वो बहुकोशिकीय होते हैं, और जो भी बहुकोशिकीय होगा हमेशा वो यूकैरियोटिक होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, ये जो तीन है ये तीनों ही आपके यूकैरियोटिक जीव होते हैं, यानी यूकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं। इसी कारण इन सभी में आप क्या बोल सकते हो, ये बहुकोशिकीय है, ये बहुकोशिकीय भी हैं, यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव हैं। यानी कौन कौन से, कवक, पादप, जंतु। इसे इंग्लिश में फंगस भी कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा इसको, यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं जिनमें केंद्रक विकसित हो, केंद्रक विकसित। अब बात आती है कि इसमें, इनमें और इनमें अंतर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम कवक का अंतर बताते हैं। देखिए, ये होता तो बहुकोशिकीय, ये बहुकोशिकीय होता है, लेकिन इसकी जो कोशिका होती हैं वो कभी भी ग्रुप नहीं बनाती, यानी समूह नहीं बनाती। यानी जो आपका कवक होगा, इसकी कोशिकाएं जो होंगी वो समूह नहीं बनाएंगी, इसलिए ये पूरे जीवन शरीर में इसके अंगों का विभाजन नहीं होता है। यानी कवक जो होगा इसमें अंग का विभाजन नहीं होता, क्योंकि अगर कोशिका समूह बनाएगी तो समूह बना करके वो ऊतक का निर्माण कर देगी, और अगर ऊतक का निर्माण हो गया तो ऊतक भी समूह बना देंगे और वो अंग का निर्माण कर देंगे। इसलिए आप देखते होगे कि कवक में अंगों का निर्माण नहीं होता। तो इसका मुख्य अंतर क्या हो जाएगा कि इस, ये होते तो बहुकोशिकीय हैं, लेकिन इनमें समूह यानी कोशिकाएं समूह नहीं बनाती। तो यहाँ पर एक पॉइंट डाल के लिख लीजिएगा अलग से, इसका अंतर है कि यह बहुकोशिकीय होते हुए भी कोशिकाएं समूह नहीं बनाती, जिससे अंगों का या ऊतकों का निर्माण नहीं होता। जबकि इन दोनों में आप देखोगे तो इन दोनों में होता क्या है, ये बहुकोशिकीय हैं, और इसमें जो कोशिका पाई जाती है ये कोशिका समूह बना लेती, यानी समूह बना लेती। और यही तो कोशिकाएं समूह बना करके, कोशिका का जब हम टॉपिक बता रहे थे तो आपको बताया था कई प्रकार की, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं मिल करके ऊतक बनाती हैं, ऊतक मिल करके अंग बनाते हैं, अंग मिल करके शरीर, तंत्र बनाते हैं, और तंत्र मिल करके शरीर बना देते हैं। तो यहाँ पर कोशिकाएं समूह बना लेती हैं, और कोशिकाएं समूह बना लेने के कारण ये कोशिकाएं समूह के रूप में जब बनती हैं तो ये बना देती हैं, ऊतक के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, और यही ऊतक आगे जाके अंग के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये इनका दूसरा मुख्य अंतर हो जाता है, जो कवक से इनको अलग कर देता है। यहाँ से इतनी बात आपको उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। ना आया हो तो वीडियो को फिर से पीछे कर दीजिएगा और एक बार फिर से सुन लीजिएगा। तो कोशिका समूह ये नहीं यहाँ पर कोशिका समूह बना लेती है, इसलिए कोशिका ऊतक बन जाती है, और ऊतक के बाद अंग बन जाता है। इसीलिए आप पादपों में देखते हैं पत्ती, जड़, तना सब अलग अलग हैं। लेकिन आप जंतु में देखेंगे तो जंतुओं में भी आप देखेंगे कि अलग अलग अंग हैं, अलग अलग तंत्र हैं, अलग अलग शरीर हैं। तो यहाँ पर भी ये पाई जाती है, यानी दोनों कॉमनली पाए जाते हैं। लेकिन कवक में क्या होता है, कवक यानी जो फंजाई होता है, इसमें अंग विभाजित नहीं होते, इसमें पूरा एक ही संरचना होती। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है। अगली बात यहाँ से करेंगे, अब पादप और जंतु का मुख्य अंतर क्या है। तो अभी हम थोड़ी देर पहले बता चुके थे कि इसमें जो कोशिका भित्ति है, इसमें जो कोशिका भित्ति है वो कोशिका भित्ति पाई जाती है। आप कोशिका वाले टॉपिक पे पढ़ोगे तो कोशिका वाला टॉपिक आपको हमने बताया था, तो वहाँ बताया था पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जंतुओं में कोशिका भित्ति
जंतुओं में कोशिका वृत्ति नहीं पाई जाती। तो याद रखिएगा, पादप जिन विटेकर ने किया क्या कि जिन जीवों में कोशिका वृत्ति पाई गई उनको इन्होंने पादप कह दिया, और जिन सजीवों में कोशिका वृत्ति नहीं पाई गई उन्हें इन्होंने जंतुओं के रूप में विभाजित कर दिया, यानी जंतुओं के नाम से संबोधित कर दिया। तो ये इसका पूरा एक्सप्लेनेशन था। अभी इसके आगे भी और हम बताएंगे। अगर आपको यहाँ तक पूरी बातें समझ में आ गई हो तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ हमें समझ में आ गई। तो कल हम इसी के आगे आपका कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है हमने बहुत आराम से बताया है। अभी इसको पूरा अच्छे तरीके से पढ़ा जाएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। तो अब हम लोग मिलेंगे कल की अपनी क्लास में। तो कल तक के लिए, अब कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।